नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार आकाश अपने यूट्यूब चैनल कुमार स्टडी पॉइंट में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रशिक्षित स्नातक यानी टीजीटी चयन परीक्षा 2003 इतिहास विषय में पूछे गए प्रश्नों को। दोस्तों, इससे पहले हमने 2001 में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह अपलोड किया था। मुझे पूरा उम्मीद है कि वह वीडियो आपको पसंद आएगी। यदि यह वीडियो आपको पसंद आती है तो आप हमारे चैनल कुमार स्टडी पॉइंट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि आपके परीक्षा में प्रश्नों को रिपीट किया जाता है, इसी को दृष्टिगत रखते हुए हमने पिछले प्रीवियस जो पेपर हैं उनका संग्रह अपलोड कर रहा हूं। दोस्तों, अब तक के जितने भी परीक्षाएं हुई हैं टीजीटी की, उनके सभी प्रश्नों का संग्रह हमारे चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, मुझे पूरा उम्मीद है कि यह जो वीडियो होगी आपको पसंद आएगी। यदि पसंद आती है तो आप हमारे चैनल कुमार स्टडी पॉइंट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, इलाहाबाद यानी प्रयाग में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 1857 की क्रांति हुई थी, तो इलाहाबाद में किसने इसका विद्रोह का नेतृत्व किया था, ये आपसे पूछा गया है। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि बिहार में बाबू कुंवर सिंह, लखनऊ में बेगम हजरत महल पार्क और इलाहाबाद में लियाकत अली ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। दोस्तों, आपको बता दें कि जून का महीना था जब विद्रोह चालू हुआ था 1857 में, और उस समय लियाकत अली को विद्रोह में ज़िले का सूबेदार नियुक्त किया गया था। तो दोस्तों, जो हमारा सही आंसर होगा वो लियाकत अली होगा। इस विद्रोह को कर्नल नील ने दबा दिया था। कौन? कर्नल नील ने। तो दोस्तों, हमारा जो सही आंसर होगा वो लियाकत अली होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा स्थल रंगपुर किस नदी तट पर स्थित है। दोस्तों, आपको बता दें कि रंगपुर जो है, यह जो रंगपुर है वह गुजरात में है। कहाँ पे है? गुजरात में है। गुजरात में अहमदाबाद में। गुजरात में अहमदाबाद में यह हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा हुआ स्थल है रंगपुर। और रंगपुर जो है भादर नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पे है? भादर नदी के किनारे है, जिसकी खोज माधव स्वरूप ने 1931 में की थी। कब की थी? 1931 में। तो दोस्तों, हमारा जो सही आंसर होगा वह भादर नदी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैदिक युग की सर्वाधिक प्राचीन संस्था थी। बताइए दोस्तों, वैदिक युग में जो सब प्राचीन संस्था कौन थी? परिषद थी, सभा थी, समिति थी, विद्य। यहाँ पे विद्य था, इस तरह विद्य लिखा जाता है। तो आपको बताना है कि इसमें सबसे प्राचीन संस्था कौन थी। तो दोस्तों, इसमें जो सबसे प्राचीन संस्था थी वह विद्य थी। कौन थी? विद्य थी। दोस्तों, आपको बता दें कि जो विभिन्न संस्थाएं थी प्राचीन काल में, वह शासन पर अंकुश लगाने का काम करती थी। इसे शासन पर अंकुश लगाती थी। और ये संस्थाएं जो जनसभा थी, इस समय की क्या कहलाती हैं? जनसभा कहलाती हैं। और जनसभा यानी विद्य जो था हमारा जनसभा था। तो अति प्राचीन काल में जो वैदिक युग की जो प्राचीन संस्था थी वो विद्य थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संस्कृति की आधारशिला क्या है। बताइए दोस्तों, भारतीय संस्कृति की जो आधारशिला है वो क्या है? मानव कल्याण है, गाय है, गंगा है, ऋग्वेद है। दोस्तों, आपको बता दें कि ऋग्वेद जो है हमारी भारतीय संस्कृति की आधारशिला है। क्या है? आधारशिला है। जबकि हम गंगा को पवित्र नदी मानते हैं। क्या? पवित्र नदी माना गया है। तो हमारा जो सही आंसर होगा वह ऋग्वेद होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खरोष्टी लिपि का उद्भव किस काल में हुआ। बताइए दोस्तों, खरोष्टी लिपि है उसका उद्भव किस काल में हुआ? पूर्व वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल, जैन काल, बुद्ध काल। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अशोक के जो शिलालेख मिले हैं उसमें अधिकांश शिलालेख खरोष्टी लिपि में हैं।
और अशोक जो था बुद्ध का समकालीन था। तो यानी जो ये खरोष्टी लिपि का उद्भव हुआ होगा तो वो बुद्ध काल के समय में हुआ होगा। तो हमारा सही आंसर बुद्ध काल होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भागवत धर्म का निम्न में से कौन दार्शनिक संप्रदाय था? बताइए दोस्तों, भागवत धर्म का दार्शनिक संप्रदाय क्या है? सांख्य है, अद्वैतवाद, मीमांसा, विशिष्टाद्वैत। तो जैसा कि आप जान रहे हैं, जो भागवत धर्म है इसका संप्रदाय विशिष्टाद्वैत है। क्या है? विशिष्टाद्वैत है। और भागवत धर्म को ही हम वैष्णव धर्म कहते हैं। वैष्णव धर्म, इसी को हम वैष्णव धर्म भी कहते हैं। और रामानुज थे, कौन? रामानुज वैष्णव धर्म के आचार्य थे। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, अद्वैत काल की अनुभूति किस काल में हुई? बताइए दोस्तों, अद्वैत काल, यहाँ पर अद्वैत काल रहेगा। अद्वैत काल की अनुभूति किस काल में हुई? ये आपको बताना है। ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, शंकराचार्य के समय के, स्वामी दयानंद के समय। दोस्तों आपको हम बता दें कि ऋग्वेद को छोड़कर जो तीनों वेद थे वो प्लस ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद आदि की जो रचना हुई है उत्तर वैदिक काल में हुई है। कहाँ पे हुई है? उत्तर वैदिक काल में हुई है। तो जो हमारा सही आंसर होगा वह उत्तर वैदिक काल होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बृहद संहिता की रचना किसने की? बताइए दोस्तों, बृहद संहिता की रचना किसने की? जैसा कि आप जान रहे हैं, कालिदास, कल्हड़, आर्यभट्ट, ब्राह्मीर। बृहद संहिता जो थी वह एक ज्योतिष पर आधारित संहिता है, यानी ब्राह्मीर द्वारा रचित यह रचना है बृहद संहिता। दोस्तों आपको बता दें कि ब्राह्मीर के अनुसार चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूर्य की चक्कर लगाती है। तो ब्राह्मीर एक ज्योतिषाचार्य थे और उनकी रचना बृहद संहिता थी। तो हमारा जो आंसर होगा वह ब्राह्मीर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैन धर्म का ईश्वर के प्रति क्या विचार था? बताइए दोस्तों, जो जैन धर्म का ईश्वर के प्रति क्या विचार था? ईश्वर में विश्वास, ईश्वर में अविश्वास, तीर्थंकरों में विश्वास और देवी देवताओं में विश्वास। दोस्तों जैसा कि आप जान रहे हैं कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। कौन थे? महावीर स्वामी। और महावीर स्वामी कर्मवाद एवं पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। किस में रखते थे? कर्मवाद और पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। ईश्वर में उनको अविश्वास था। क्या था? अविश्वास था। तो हमारा जो सही आंसर होगा वह विकल्प बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अर्थशास्त्र के विषय वस्तु क्या है? जैसा कि आप जानते हैं कि अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य द्वारा रचित एक ग्रंथ है। कौटिल्य का बहुत सारे नाम हैं। कौटिल्य को हम चाणक्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। चंद्रगुप्त जब मौर्य के दरबार में ये प्रधानमंत्री हुआ करते थे और उनके प्रधान पुरोहित थे। तो अर्थशास्त्र का जो विषय हमारा है वो क्या है? राज्य एवं शासन नीति ग्रंथ है। राज्य और शासन नीति पर आधारित इनका ये ग्रंथ है अर्थशास्त्र। तो जो हमारा सही आंसर होगा राज्य एवं शासन नीति ग्रंथ होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कवि बाण किस स्थान का रहने वाले थे? बताइए दोस्तों, कवि बाण थे, बाण भट्ट, वह किस जगह के रहने वाले थे उनका? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो शाहाबाद होगा। कवि बाण शाहाबाद के रहने वाले थे, क्योंकि इसकी जानकारी हमें हर्षचरित में मिलती है। कहाँ मिलती है? हर्षचरित में मिलती है। अगला क्वेश्चन है, यूनानी ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया है? दोस्तों आपको हम बता दें कि यूनानी ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कहा गया है। क्या कहा गया है? सेंड्रोकोट्स कहा गया है। और
इसकी सबसे पहले पहचान ब्रिटिश इतिहासकार सर विलियम जोन्स ने सेंडोकोट्स के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य की थी। चंद्रगुप्त मौर्य को इस नाम की पहचान ब्रिटिश इतिहासकार विलियम जोन्स ने की थी। कौन? विलियम जोन्स ने की थी। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो सेंडोकोट्स होगा। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में उल्लेखित सीता अध्यक्ष किस विभाग के अध्यक्ष को कहा गया है? दोस्तों आपको बता दें कि अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य द्वारा रचित एक पुस्तक है, एक ग्रंथ है। इसमें सीता अध्यक्ष जो है कृषि से संबंधित जो अधिकारी हुआ करते थे उनको सीता अध्यक्ष कहा गया है। क्या कहा गया है? सीता अध्यक्ष कहा गया है। जो सरकारी भूमि हुआ करती थी उसको सीता कहा गया है, और जो भूमि की व्यवस्था करता था उसको सीता अध्यक्ष कहते थे। यानी कृषि विभाग से संबंधित यह सीता अध्यक्ष हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश के शासनकाल में कौन सा स्थान कला का प्रमुख केंद्र था? दोस्तों आपको बता दें कि गुप्त काल के शासनकाल में सारनाथ एक प्रमुख स्थल था। सारनाथ कला का एक प्रमुख स्थल था, क्योंकि यहाँ पे धमेक स्फूत एक इसका जीता जागता प्रमाण है। और धमेक स्फूत की जो ऊंचाई थी 128 फुट थी, और यहाँ पे भगवान बुद्ध की अनेक प्रकार की मूर्तियाँ मिली हैं और विभिन्न मुद्राओं में मिली हैं। तो दोस्तों इसका हमारा जो सही आंसर होगा वो सारनाथ होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम वर्षों में एक जैन साधु के साथ दक्षिण भारत चला गया। उस साधु यानी जैन मुनि का क्या नाम था? दोस्तों आपको हम बता दें कि चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम समय में भद्रबाहु के साथ श्रवणबेला जो कर्नाटक में स्थित है वहाँ पे चला गया था और सलेखना विधि से यानी उपवास करके अपने शरीर का त्याग किया था। तो जो हमारा सही आंसर होगा वह भद्रबाहु होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय का अंत हुआ क्यों? राज्य संरक्षण नहीं दिया, वहाँ विद्वान उदासीन रहे, भारत में बौद्ध धर्म विलीन हो गया और विद्वान आपस में अर्थहीन वाद विवादों में उलझे रहे। बताइए दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय का अंत कैसे हुआ? दोस्तों आपको हम बता दें नालंदा विश्वविद्यालय का उचित संरक्षण न होने के कारण वह नष्ट हो गया। और आपको बता दें जब नालंदा विश्वविद्यालय था वेनसांग के अनुसार वहाँ पे 100 गांवों के दान के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय चलाया जाता था। और सब पहले इसमें पालों ने इसका संरक्षण किया, लेकिन बाद में वो लोग विक्रमशिला विश्वविद्यालय को संरक्षण देना प्रारंभ कर दिए। तो यानी जो हमारा आंसर होगा संरक्षण के अभाव में नालंदा विश्वविद्यालय का अंत हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, चोल वंश के शासकों की महानता किस कार्य पर आधारित थी? बताइए दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि चोल साम्राज्य जो था तमिलनाडु में स्थित था और वे लोग श्रेष्ठ शासन व्यवस्था उनकी एक पहचान थी। तो जो हमारा सही आंसर होगा वह श्रेष्ठ शासन व्यवस्था होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को राय रायन की उपाधि दी? बताइए दोस्तों, राय रायन की उपाधि अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को दी? दोस्तों आपको बता दें कि देवगिरी के शासक रामचंद्र देव थे। कौन थे? रामचंद्र देव थे। रामचंद्र देव को अलाउद्दीन खिलजी ने राय रायन की उपाधि दी थी और उनको 1 लाख सोने के टक्के के साथ साथ नौसारी का जिला भी प्रदान किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी? बताइए दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। वह मोहम्मद गोरी का गुलाम था और वह 1206 ईस्वी में सुल्तान बना था और वह अपने जिसकी राजधानी थी लाहौर थी। कहाँ पे थी? लाहौर थी। और उसके मरने के बाद इल्तुतमिश ने
राजधानी को लाहौर से दिल्ली लाया था। तो जो हमारा सही आंसर होगा वो लाहौर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सर्वप्रथम ब्राह्मणों से जजिया कर वसूला। बताइए दोस्तों, वह कौन सा ऐसा सुल्तान था जिन्हें ब्राह्मणों से सबसे पहले जजिया कर वसूला था। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक। दोस्तों फिरोज शाह ने सबसे पहले ब्राह्मणों से जजिया कर वसूला था और उसने मजहबी धर्मनिष्ठा प्रदर्शित करने के लिए और उलमा जो होते थे उलमाओं को संतुष्ट करने के लिए ब्राह्मणों पर सबसे पहले जजिया कर लगाया था। तो हमारा जो सही आंसर होगा वह फिरोज शाह होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिमालय को हराकर पुनः भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। दोस्तों आपको बता दें कि जो यह युद्ध हुआ था वह सरहिंद में हुआ था। अब कब हुआ था, तो ये हुआ था 22 जून 1555 को। 22 जून 1555 को सरहिंद में मुगलों और अफ़गानों के बीच में युद्ध हुआ और हुमायूं जो था विजयी हुआ, जिसमें अफ़गान बुरी तरह से हार गए। वह पुनः दिल्ली और आगरा का ताज प्राप्त किया। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर होगा वह सिकंदर शाह होगा। अगला क्वेश्चन ये है कि दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया। दोस्तों आप लोग सभी जानते हैं दिल्ली का लाल किले का निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था। कौन करवाया था? शाहजहाँ ने करवाया था। तो हमारा सही आंसर शाहजहाँ होगा। जैसे कि आप जान रहे हैं कि इसका निर्माण 1639 में हुआ था और शाहजहाँ ने वहाँ पे दीवाने आम, दीवाने खास और रंगमहल विशेष प्रकार की इमारतें बनवाया था। तो आपसे पूछे कि दीवाने आम और दीवाने खास किसने बनवाया था, तो शाहजहाँ ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन, किसके शासनकाल में मेवाड़ राज्य ने मुगलों की संप्रभुता को स्वीकार किया। बताइए दोस्तों, किसके शासनकाल में मेवाड़ राज्य ने मुगलों की संप्रभुता को स्वीकार किया। दोस्तों आपको बता दें कि अकबर अपने जीवन काल में मेवाड़ के राजाओं को हराने के लिए बहुत कोशिश किया, लेकिन वह ऐसा कर न सका। लेकिन 1606 से लेकर 1614 तक जहांगीर ने कई बार अभियान किए। अंततः उसको 1614 में उसके पुत्र खुर्रम ने मेवाड़ राज्य को अपने अधीन कर लिया और राणा अमर सिंह और उसके बीच में एक संधि हो गई। तो जो हमारा सही आंसर होगा वह जहांगीर होगा। क्या होगा? जहांगीर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जहांगीर ने किस गुरु को खुसरो की सहायता के आरोप में मृत्युदंड दिया। बताइए दोस्तों, इसमें कौन सा आंसर आपका सही होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि गुरु अर्जुन जो देव थे वो खुसरो की सहायता किए थे, जिस पर जहांगीर ने उनको दोषी पाया उसकी सहायता करने के लिए और उन पर 2 लाख रुपया का जुर्माना लगाया। यदि 2 लाख का रुपया वो दे दिए होते तो उनको फांसी नहीं हुई होती, लेकिन वो 2 लाख रुपया जमा नहीं कर पाए, इसलिए उनको फांसी की सज़ा दी गई, यानी मृत्युदंड दिया गया। दोस्तों हमारा जो सही आंसर होगा वह गुरु अर्जुन देव होगा। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट का राज्याभिषेक 2 बार किया गया। बताइए दोस्तों, इसमें कौन सा ऐसा मुगल सम्राट है जिसका राज्याभिषेक 2 बार किया गया। तो दोस्तों आपको बता दें कि औरंगजेब एक ऐसा मुगल सम्राट था जिसका राज्याभिषेक 2 बार किया गया। उसका जो पहला राज्याभिषेक हुआ सामूगढ़ के विजय के बाद हुआ। सामूगढ़ और आगरा पर जब विजय पाया तो उसने अपना पहला राज्याभिषेक 21 जुलाई 1658 को कराया और दूसरा जो उसका राज्याभिषेक हुआ था वह 5 जून 1659 को हुआ था। 5 जून 1659 को उसका दूसरा राज्याभिषेक हुआ था, जब अपने वो भाई शुजा और दारा को अंतिम रूप से पराजित कर दिया। किसको? शुजा और दारा शिकोह को पराजित किया और पूर्णतः शासक बना। तो दूसरा अपना राज्याभिषेक कराया था 5 जून 1659 को। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा वह औरंगजेब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जय सिंह को राणा की उपाधि किस मुगल सम्राट ने दी। बताइए दोस्तों, कौन सा ऐसा मुगल सम्राट था जो जय सिंह को राणा की उपाधि दी। दोस्तों इसका सही आंसर होगा औरंगजेब। जैसा कि आप जान रहे हैं कि औरंगजेब एक कट्टर साम्राज्यवादी शासक था
और इसी क्रम में उसका जो मारवाड़ थे और आमेर के जय सिंह के बीच युद्ध छिड़ गया। कहाँ कहाँ? जो जय सिंह थे यह आमेर के शासक थे और इनके बीच युद्ध छिड़ गया और 1681 ईस्वी में जय सिंह से। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब के समय में किस जाट नेता ने भरतपुर की स्थापना की? बताइए दोस्तों, औरंगजेब के समय कौन सा ऐसा जाट नेता था जो भरतपुर की स्थापना की थी? दोस्तों आपको बता दें, एक जाट नेता था जिसका नाम था चूड़ामन। क्या नाम था? चूड़ामन। चूड़ामन ने 1700 ईस्वी में भरतपुर की स्थापना की थी। कब की थी? भरतपुर की स्थापना की थी। और वह एक सुदृढ़ दुर्ग का निर्माण भी करवाया था और जो मुगलों की हमेशा शक्तियों को चुनौती देता था। किंतु 1721 ईस्वी में जय सिंह द्वितीय द्वारा वह पराजित हो गया। तो अंत में उसने क्या कर ली? आत्महत्या कर ली थी चूड़ामन ने। और उसके बाद उसके बेटा जो हुआ करता था, बेटा नहीं भतीजा था बदन सिंह, वह जाटों का नेतृत्व किया। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुगल काल में कौन सी पहली इमारत है जो पूर्णतः संगमरमर से बनी है? बताइए दोस्तों, इसमें कौन सा आपका आंसर सही होगा? मुगल काल में पहली इमारत है जो पूर्णतः संगमरमर से बनी है। तो मुगल काल में एतमादुद्दौला का जो मकबरा है वह पूर्णतः संगमरमर से बनी है। और यह जो मकबरा है आगरा में है। कहाँ पे है? आगरा में है, जिसको 1626 ईस्वी में नूरजहाँ ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मुगल सेनापति ने शिवाजी को 1665 में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश कर लिया? बताइए दोस्तों, इसमें से कौन सा आंसर सही है? जो 1665 की पुरंदर की संधि हुई थी, इसमें वह मुगल सेनापति कौन था जिसने शिवाजी को संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश कर दिया था? दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, अभी आपको बताए कि राजा जय सिंह जो था, जो राणा की उपाधि प्राप्त किया था औरंगजेब द्वारा, उसको दक्षिण का सूबेदार बनाया था औरंगजेब ने, और उसी ने ही शिवाजी से संधि पर हस्ताक्षर करवाया था, जिसमें शिवाजी को 35 किलो में से 23 जो किले थे उनको देना पड़ा था। शेरशाह होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि शेरशाह सूरी ने एक मकबरे का निर्माण कराया था सासाराम में। कहाँ पे? सासाराम में। और उसने ही पाटलिपुत्र का नाम बदलकर पटना रखा था। तो हमारा जो सही आंसर होगा वह शेरशाह सूरी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस दक्षिण मुस्लिम राज्य के अमीरों ने प्रथम बार मराठा छापामार युद्ध पद्धति के लिए प्रशिक्षित किया था? बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा मुस्लिम राज्य का अमीर था जो प्रथम बार मराठा छापामार युद्ध पद्धति का प्रशिक्षण दिया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा अहमदाबाद के मलिक अंबर। मलिक अंबर ने सबसे पहले गुरिल्ला युद्ध पद्धति का खोज किया था और इसी पद्धति को लेकर शिवाजी ने आगे इसी पद्धति को शिवाजी ने प्रयोग किया था अपने युद्धों में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन शेरशाह का उत्तराधिकारी हुआ? बताइए दोस्तों, शेरशाह के मरने के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन हुआ? जैसा कि आप जानते हैं कि शेरशाह के मृत्यु के बाद उसका पुत्र इस्लाम शाह, कौन? इस्लाम शाह उसका उत्तराधिकारी हुआ और उसने 1545 से लेकर 1553 तक शासन किया। तो हमारा जो सही आंसर होगा वह इस्लाम शाह होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किसने सासाराम में शानदार मकबरा बनवाया? दोस्तों अभी आपको हमने बताया कि शेरशाह सूरी ने अपना मकबरा सासाराम में बनवाया था, जो कहा था शेरशाह का मकबरा कहाँ बना? तो सासाराम में बना। तो हमारा सही आंसर होगा शेरशाह। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने पिंडारियों और पठानों का दमन किया? बताइए दोस्तों, इसमें हमारा सही आंसर क्या होगा? पिंडारियों, और जैसा कि आप जानते हैं जो पिंडारी हुआ करते थे
वो एक लुटेरे हुआ करते थे, जो इनका आतंक बहुत ही बढ़ गया था। तो लॉर्ड हेस्टिंग ने इनके पिंडारियों और पठानों का दमन किया था। तो हमारा सही आंसर विकल्प डी होगा, लॉर्ड हेस्टिंग। अगला क्वेश्चन है, बंगाल बंगाल प्रेसिडेंसी, यहाँ पर गलत प्रिंट हो गया, प्रेसिडेंसी होना चाहिए। बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार किस सन में पृथक होकर एक अलग प्रांत बना? दोस्तों जैसा कि जानते हैं, जब बंगाल का विभाजन हो गया था तो 1911 ईस्वी में जॉर्ज प्रथम ने 1911 में जॉर्ज प्रथम जब दिल्ली आए तो उन्हें बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया था। और फिर 1936 में उड़ीसा और बिहार को अलग करके बिहार को अलग करके एक अलग प्रांत बनाया गया। तो हमारा जो सही आंसर होगा 1936 होगा। अगला क्वेश्चन है, जिस योगदान के लिए लाल बाल पाल प्रसिद्ध है वह था? बताइए दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये तीनों जो नेता थे उग्रवादी विचारधारा के थे और इनमें ये चरमपंथी थे, यानी चरमपंथ के लिए प्रसिद्ध थे। तो हमारा जो सही आंसर होगा वह चरमपंथ होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसने अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की? दोस्तों आपको बता दें कि गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका में फ्रांसिस्को शहर में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? फ्रांसिस्को शहर में हुई थी और इसकी स्थापना लाला हरदयाल ने की थी। 1 नवंबर 1913 को इसकी स्थापना हुई थी। तो हमारा जो सही आंसर होगा विकल्प सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में यहाँ थोड़ा गलत प्रिंट हुआ है, कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का अपना ध्येय घोषित किया? यहाँ पे पूर्ण स्वराज होगा। तो दोस्तों आपको बता दें, लाहौर अधिवेशन में, कब के? लाहौर अधिवेशन 1929 में जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले पूर्ण स्वराज की मांग की थी। तो हमारा जो सही आंसर होगा विकल्प सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस आंदोलन के दौरान मोहनदास करमचंद गांधी नामक एक नए नेता ने राष्ट्रीय आंदोलन की बागडोर संभाली? दोस्तों कि जैसा आप जानते हैं कि महात्मा गांधी पहले दक्षिण अफ्रीका में थे और 1915 में भारत आए। भारत में आने के बाद सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह किए, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है किस आंदोलन जो था यहाँ पे सत्याग्रह चलाया गया था, जबकि जो रोलेक्ट सत्याग्रह हुआ था वह एक आंदोलन का रूप ले लिया था। जो हमारा जो सही आंसर होगा इसमें रोलेक्ट सत्याग्रह होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज़ाद हिंद फौज का संगठन हुआ था, यानी गठन कहाँ हुआ था? बताइए दोस्तों, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? सिंगापुर में, सितंबर 1942 में हुई थी। और इसके जो संस्थापक थे वह कैप्टन मोहन सिंह थे। कौन थे? मोहन सिंह। फिर 1943 में इसकी बागडोर सुभाष चंद्र बोस को दे दी गई। तो जो हमारा सही आंसर होगा वह सिंगापुर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बी.डी. सावरकर किससे संबंधित थे? बताइए दोस्तों, बी.डी. सावरकर जो थे किससे संबंधित थे? अनुशीलन पार्टी समिति, युगांतर समिति, गदर पार्टी, अभिनव भारत। ये चौथा विकल्प आपका जो होगा विकल्प डी होगा, अभिनव भारत। जैसा कि आप जान रहे हैं कि बी.डी. सावरकर थे वह अभिनव भारत से संबंधित थे। किससे संबंधित थे? अभिनव भारत से। 1904 में अभिनव भारत की स्थापना की गई थी संगठन की, जिसका प्रमुख उद्देश्य यह था कि अति गोपनीय ढंग से ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकना। तो बी.डी. सावरकर यानी विनायक दामोदर सावरकर अभिनव भारत से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रम के अनुसार सजाइए। बताइए दोस्तों, अनुशीलन पार्टी, युगांतर पार्टी, गदर पार्टी, अभिनव भारत। दोस्तों आपको हम बता दें कि अनुशीलन पार्टी थी, अनुशीलन समिति जो है इसका गठन हुआ था 24 मार्च 1902 को। कब हुआ था?
24 मार्च 1902 को, और युगांतर का हुआ था अप्रैल में हुआ था, अप्रैल 1906 में हुआ था, और जबकि अभिनव भारत 1904 में, और आपका 1913 में गदर पार्टी। के हिसाब से देखा जाए तो कालक्रम को तो सबसे पहले आपका आएगा क्या 1902 आएगा, और उसके बाद आएगा 1902, उसके बाद अभिनव भारत पार्टी लिख दिया गया है, अभिनव भारत, उसके बाद आपका आएगा युगांतर, और उसके बाद गदर पार्टी। यानी जो विकल्प आपका चौथा है यह सही होगा। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि ये वीडियो हमारी पसंद आई हो तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।